में। सऊदी अरब को हथियार फरोख्त करने के फैसले पर सदर ट्रंप की जमात के अहम रहनुमा भी बरहम। भारत और अमेरिका के दरमियान तिजारती तनाव में इजाफा। जब से ये मैच था तकरीबन मैं कल रात से सोया भी नहीं हूँ। और पाक भारत मैच के बाद अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानी कैसा महसूस कर रहे हैं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। ईरान ने आलमी ताकतों के साथ किए गए जौहरी मुआहदे की एक अहम शिक की खिलाफ वर्जी का ऐलान करते हुए कहा है कि मुल्क अगले 10 रोज में अफसोसशुदा यूरेनियम जखीरा करने की हद अबूर कर लेगा। 2015 के जौहरी मुआहदे के तहत ईरान एक वक्त में सिर्फ 300 किलोग्राम तक इंतहाई अफसोसशुदा यूरेनियम रख सकता है, लेकिन ईरान के जौहरी तवानाई के इदारे के तर्जुमान ने तस्दीक की है कि ईरान 27 जून को न सिर्फ यह हद अबूर कर लेगा बल्कि उसके बाद भी यूरेनियम की अफसोदगी का अमल जारी रखेगा। ये अफसोदा यूरेनियम एटम बम की तैयारी में इस्तेमाल होती है, जिसकी वजह से आलमी ताकतों ने ईरान पर एक मखसूस हद से ज्यादा यूरेनियम अफसोदा करने और उसे जखीरा करने पर पाबंदी लगा रखी है। ईरान ने यह इक़दाम अमेरिका की जानिब से जौहरी मुआहदे से अलहदगी के बाद उस पर कड़ी माशी पाबंदियों के रद्दअमल में उठाया है। यूरोपीय मुल्कों की कोशिश है कि ईरान इस जौहरी मुआहदे पर अमल दरामद जारी रखे, जबकि ईरान का मुतालबा है कि यह मुल्क अमेरिका को ऐसे इक़दामात पे रजामंद करें जिनसे ईरान पर दबाव में कमी आए। इस वक्त हम बात करेंगे वॉइस ऑफ अमेरिका की नुमाइंदा कार्ला बैब से, जो अमेरिकी महकमा दिफा या पेंटागन से हमारे साथ हैं। कार्ला, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। The US has increased its military presence in the area, and we also know that the United States is holding Iran responsible for the most recent attacks on oil tankers in the Gulf of Oman. What is the Pentagon's strategy focus right now? Well, the Pentagon is trying to send a clear signal to Iran that it will not shy away for increasing its presence in the region in order to protect its interests and its people. And those interests most definitely include safeguarding the waterways that allow cargo and oil to pass through the region, the Strait of Hormuz, the Gulf of Oman. Now, the United States military has not ruled out sending additional forces. They haven't announced anything yet, but they've not ruled that out at this time. However, we also know that the Pentagon does not want to safeguard this area alone. Secretary Shanahan has been reaching out to the international community to get some help in safeguarding this, pointing out that there was a Japanese tanker that was hit, there was a Norwegian tanker that was hit. It's not just the United States in this problem. ऑलराइट, सो कार्ला बैब ने ये बताया हमें कि एक तो जो अमेरिकी महकमा दिफा है पेंटागन, उसका ये कहना है कि वो अपनी मौजूदगी जो खत्ते में जो अपनी फौजी मौजूदगी है उसको मजीद भी बढ़ा सकता है। दूसरी जानब जो अहम मफादात हैं अमेरिका के, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिकमत अमली अपनाने का अमेरिका ने ऐलान किया है। और उसमें जो मफादात हैं उनमें न सिर्फ अमरीकी जो मौजूद हैं उस इलाके में या दीगर अमरीका के जो इत्तेहादी हैं, बल्कि जो तेल की तरसील के अहम रास्ते हैं उन्हें खुले रखना भी अमेरिका का न सिर्फ एक मफाद है बल्कि उसका ये कहना है कि एक अहम तरजीह है ये पूरे खत्ते के लिए, और इसके लिए मजीद फौज भेजी जा सकती है। ऐलान अभी इसका नहीं हुआ, लेकिन कार्ला ने बताया कि इम्कान है कि मजीद फौजी ताकत इस खत्ते में अमेरिका अपनी बढ़ाए। लेकिन जो अमरीकी महकमा दिफा की सरबराही कर रहे हैं इस वक्त सेक्रेटरी पैट्रिक शैनाहन, उनका ये कहना है कि ये एक ऐसा मामला है जिस पे वो दीगर मुल्कों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑयल टैंकर्स जिन पे हाल ही में अटैक हुआ है उनका ताल्लुक जापान से था और नॉर्वे से भी था, तो इस वजह से ये मसला अमेरिका का कहने के सिर्फ उसका नहीं है। इस बारे में सेक्रेटरी पैट्रिक शैनाहन ने हाल ही में क्या कहा, आइए वो देखते हैं। इस वक्त हम एक ऐसी सूरत हाल से गुजर रहे हैं जिसकी नौयत बैन अल-अक़वामी है, जो इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में है। इस वक्त जॉन बोल्टन और वज़ीर ख़ारजा पोम्पियो की ये कोशिश है कि इस बैन अल-अक़वामी मसले से मुताल्लिक़ बाहमी इत्तेफ़ाक़ के राय पैदा की जाए। So Carla, Secretary Shanahan has talked about creating a consensus with the rest of the world, but right now we're seeing that Britain has supported the American assertion that Iran has been behind the recent attacks on oil tankers, but we don't see America's traditional European allies increasing their support for a military buildup. So how challenging is it for the Pentagon to promote its strategy in the region? Sarah, it's very challenging because part of the international community blames the United States. They say that this threat today from Iran about its uranium enrichment, they say that the threat to block the Strait of Hormuz was because of the United States actions to reinforce and increase sanctions. So that has been very difficult
for the United States and for the Pentagon. However, we do know that the Pentagon is conducting a preliminary investigation into these attacks. Perhaps more evidence will be revealed to the international community that could bring them on board in helping the United States to safeguard the waterways. ऑलराइट, सो कार्ला का ये कहना है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि अमेरिका के जो ट्रेडिशनल जो रिवायती हलीफ हैं यूरोपीय मुल्क, वो इस मामले में ख़ासतौर पे ईरान के ख़िलाफ़ अस्करी क़ुव्वत को बढ़ाने के मामले में अमेरिका का खुल के साथ नहीं दे रहे, तो इस हिसाब से कितना मुश्किल हो जाएगा अमेरिका के महकमा दिफा के लिए अपनी स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाना। तो कार्ला का ये कहना है कि बहुत चैलेंजिंग है यकीनन, क्योंकि अमेरिका के जो बाज़ इत्तेहादी ममालिक हैं वो ईरान के मौजूदा रवैये के लिए अमेरिका को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उसमें ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफजोदगी के अमल को जारी रखना और उसके अलावा जो रीजन में जिस किस्म की सिचुएशन पैदा हो रही है इस वक्त, उसके लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन कार्ला ने हमें ये भी बताया कि आने वाले दिनों में अमेरिकी महकमा दिफा जो है वो हालिया जो ऑयल टैंकर्स पर अटैक्स हुए हैं उनकी तहकीकात करेगा और उससे मुमकिन है कि वो कुछ ऐसे शवाहिद सामने लेके आए जो बगैर किसी शक व शुबे के ये साबित कर सकें कि ईरान ही इन ऑयल टैंकर्स पे अटैक्स के पीछे था। बहरहाल ईरान मुसलसल इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर रहा है। Carla Babb, thank you so much once again for joining us from Pentagon this morning. प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ईरान के साथ बढ़ते हुए तनाव को ट्रंप इंतजामिया ने हाल ही में इमरजेंसी करार देते हुए उसके दो अहम हरीफों सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को कांग्रेस से मंजूरी लिए बगैर हथियार फरोख्त करने का ऐलान किया। लेकिन इस इक़दाम को अब सेनेट में चैलेंज भी किया जाने वाला है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे नीलूफर मुगल की जानिब जो इस वक्त कैपिटल हिल पर मौजूद हैं। नीलूफर, सदर ट्रंप ने जो ये ऐलान किया उस पर उनकी अपनी ही जमात के अहम अरकान भी तशवीश का इजहार कर रहे हैं इस ऐलान पे कि ईरान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इस वक्त एक इमरजेंसी के अंडर फॉल करते हैं और कांग्रेस के अप्रूवल के बगैर हथियार जो हैं वो सऊदी अरब को फराहम किए जाएं। क्या तफसीलात हैं इसकी? जी सारा, बिल्कुल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो कानून साज हैं वो दोनों इस पर बरहम दिखाई देते हैं। उनकी नज़र में सऊदी अरब में इस वक्त जो इंसानी हुकूक की सूरत हाल है और गुज़िश्ता साल जमाल खशोगी के कत्ल का जो वाक़या हुआ और इसके अलावा यमन में जो जंग है वो इस बिना पर वो ये नहीं चाहते कि सऊदी अरब को हथियार जो है फ़रोख्त किए जाए। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया ईरान जैसे ख़तरे से निमटने के लिए इसे नेशनल इमरजेंसी करार दे रही है और वो चाहती है कि हंगामी बुनियादों पर ये डील जो है वो की जाए। और लगता है कि इख्तिताम हफ्ता तवक्को की जा रही है कि सेनेट में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को जो असलहे की डील है, जो $8 बिलियन की डील है, इसे रोकने की कोशिश की जाएगी। तफसीलात देखते हैं इस रिपोर्ट में। You look in terms of dollars, $3 billion, $533 million. अमरीकी सेनेट में सऊदी अरब के मामले पर सदर ट्रंप के रिपब्लिकन साथी बरहम दिखाई देते हैं। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की मौजूदा नौयत अमरीका के लिए सूदमंद नहीं। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा जब तक कि वहाँ हालात तब्दील नहीं हो जाते। किस किस्म का इत्तेहादी जो आपके मुल्क के एक ऐसे रिहायशी को अगवा करता है जो आपके तहफ़्फ़ुज़ का मतलाशी है, उसे सऊदी कौंसल खाने लाना, उसे टुकड़े टुकड़े करना और गायब कर देना, इस इत्तेहाद की नौयत से पर्दा हट गया है। अब से कुछ माह कबल सेनेट ने कलील अक्सरियत से करारदाद मंजूर की जिसमें यमन की जंग में सऊदी अरब के लिए अमेरिका को हिमायत तर्क करने के लिए कहा गया था। अब एक बार फिर ऐवान सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात को अमरीकी हथियारों की फरोख्त के खिलाफ वोट कर सकता है। कानून साज ट्रंप इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी नाफिज करके कांग्रेस की इजाजत के बगैर हथियार फरोख्त करने की कोशिश से नाला हैं। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ जो सदर की जानिब से हथियारों की फरोख्त के मामले पर कांग्रेस को बाईपास करने और हालिया सूरत हाल को नजरअंदाज करने से परेशान हो। सदर को इस बात से कोई सरोकार नहीं कि वो क्या वाक़यात हैं जिन्होंने सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात पर दबाव डाला है। अगरचे तवक्को है कि हथियारों की फरोख्त के खिलाफ करारदाद सादा अक्सरियत से मंजूर हो सकती है, मगर इस पर सदर की मुतवक्को वीटो को मुस्तरद करने के लिए कांग्रेस में जरूरी 2/3 अक्सरियत शायद ना मिल सके। गुज़िश्ता हफ्ते सेनेट ने बहरीन और कतर को हथियारों की फरोख्त को रोकने की एक कोशिश पर गौर करने से इनकार कर दिया था। इस मौके पर होने वाली बहस से ये बात सामने आई कि मशरिक़ वस्ता को हथियारों की फरोख्त बहुत से रिपब्लिकन कानून साजों की नज़र में अहमियत की हामिल है। ईरान की मईशत इस वक्त नई अमरीकी पाबंदियों की जद में है। आयतुल्ला दुनिया के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इस मुश्किल वक्त में जरूरी है कि हम अपने खलीजी इत्तेहादियों का साथ दें ताकि वो ईरान की जारियत से अपना दिफा कर सकें। दीगर रिपब्लिकन्स दलील देते हैं कि असलहे की फरोख्त को रोकने से अमरीका के इत्तेहादी उसके हरीफों से असलहा खरीदने पर मजबूर हो जाएंगे।
اور اگرچہ دونوں جماعتوں کے جو اراکین ہیں وہ اسلحے کی فروخت کے معاملے پر ان میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر یہ ہتھیار فروخت کر بھی دیے جائیں تو اسے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ڈیلیور کرنے میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں. جی سارا. آلرائٹ، نیلوفر مغل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے. تھینک یو ویری مچ نیلوفر فار دی اپڈیٹس. اسرائیل نے گولان ہائٹس کے متنازع علاقے میں ایک آبادی کا نام امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے منسوب کیا ہے، جس پہ صدر ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا ہے. اس سال مارچ میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن کے دورہ واشنگٹن کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک صدارتی حکم نامے کے تحت گولان ہائٹس کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا. گولان ہائٹس کے متنازع علاقے میں واقع اس یہودی بستی کا نام بروشم تھا، جسے اب بدل کر ٹرمپ ہائٹس کر دیا گیا ہے. یہ آبادی فخر کے ساتھ اسرائیل کے ایک بڑے دوست کا نام لے کر چلے گی. میں بھی یہ فخر سے کہتا ہوں کہ وہ میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ. گولان ہائٹس کا علاقہ شام کا حصہ تھا، جس کے ایک بڑے حصے پہ پھر اسرائیل نے 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران قبضہ کر لیا تھا اور 1981 میں اسے اسرائیل کی ملکیت قرار دے دیا، مگر عالمی برادری علاقے پہ اسرائیل کی عملداری کو تسلیم نہیں کرتی. امریکہ اور بھارت کے درمیان معاشی تناؤ بڑھ رہا ہے. بھارت نے امریکہ سے درآمد کی جانے والی 28 اشیاء پر ٹیکسوں میں اضافہ کر دیا ہے. یہ فیصلہ امریکہ کی جانب سے بھارت کو امریکی منڈی تک رسائی میں دی گئی ترجیح ختم کرنے کے جواب میں سامنے آیا ہے. $240 ملین کے اضافی ٹیرفز کا اطلاق جن اشیاء پہ ہو رہا ہے ان میں امریکی بادام، سیب، چنے اور دالیں شامل ہیں. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اس ماہ کے آخر میں بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں. وہ کئی مرتبہ نئی دلی پہ زور دے چکے ہیں کہ وہ امریکی کمپنیوں کو بھارت کی مارکیٹ میں بہتر رسائی دے. امریکہ کے ساتھ دوحہ میں مذاکرات کے 7ویں دور سے پہلے افغان طالبان کے ایک وفد نے چین کا دورہ کیا ہے. اس خبر کی تفصیلات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. اس کے علاوہ facebook.com/VOA اردو کے پیج پر بھی ہم دنیا بھر سے آپ کے لیے نہ صرف اہم خبریں لے کے آتے ہیں بلکہ یہاں آپ کو ملیں گے فیس بک لائیو انٹرویوز اور نیوز بلیٹنز بھی. کرکٹ کے میدان میں پاک بھارت ٹاکرا ملک کے اندر اور باہر ہمیشہ ہی توجہ کا مرکز ہوتا ہے. میچ کا رزلٹ تو آپ جانتے ہی ہیں، میں دوبارہ آپ کو نہیں یاد دلاؤں گی، لیکن ہمارے ساتھی ثاقب الاسلام اس وقت مینچسٹر سے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے زخموں پہ کچھ نمک چھڑکیں. ثاقب، پہلے تو یہ بتائیے کہ میچ سے پہلے اور بعد میں کیا سین دیکھا آپ نے؟ بالکل سارا، یہاں اتنا بڑا میچ تھا اور اتنا ہی بڑا جشن تھا، اتنی ہی زیادہ تیاریاں تھی. یہاں پر پاکستانی کمیونٹی خاص طور پہ زیادہ بستی ہے اور یہیں پہ کھڑے ہیں جہاں پاکستانی کمیونٹی کا گڑھ ہے جسے بمسلو روڈ کہا جاتا ہے. اور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر پاکستانی کھلاڑی اور کچھ بھارتی کھلاڑی بھی میچ سے ایک رات پہلے پائے گئے تھے. اس پہ شعیب ملک کے یہاں ہونے پر کافی چرچا بھی ہوا تھا کہ یہ کیوں وہاں پہ رات کو گئے میچ سے پہلے. بٹ میں تیاریاں بہت زیادہ تھی. پاکستانی کمیونٹی نے بسیں تیار کی تھی، خاص طور پر پاکستانی جھنڈے سجا کر. پاکستانی جو لڑکے تھے انہوں نے اپنی گاڑیوں پہ پاکستانی جھنڈے لگائے، شرٹیں پہنی اور بہت ایک جشن کا سما تھا میچ سے پہلے. لیکن پھر جب میچ ہوا بیچ میں بارش ہوئی، کچھ امیدوں پر بھی پانی پڑا اور جب میچ ختم ہوا تو پاکستانی کمیونٹی تو اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئی. لیکن بھارتی جو شائقین جو بھارت اور پوری دنیا سے یہاں پہنچے تھے انہوں نے جشن منایا یہیں آ کر. انہوں نے بالکل، اور یہاں جو پاکستانی کمیونٹی اور بھارتی کمیونٹی کے علاقے یہیں آ کر انہوں نے پھر رات کو کھانے کھائے اور پوری رات یہاں پر بھارتی کمیونٹی کے لوگ شرٹیں پہن کر نعرے لگاتے ہوئے گھومتے پھرتے رہے. یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان کی ٹیم نے تو بات کی، کیپٹن سرفراز نے بھی، کہ کیا غلطیاں ہوئیں اور کیا ان کو بہتر کرنا چاہیے، لیکن اصل تو وہ تبصرے ہوتے ہیں جو کمیونٹی میں جو لوگ آپس میں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب کس قسم کی حکمت عملی ٹیم کی بھی ہوگی اور لوگ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں اب؟ بس لوگ جو ڈائی ہارڈ فینز ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ پاکستان ٹیم اپنے اگلے آنے والے میچ جیتے، جو کہ 4 میچ ہیں. لیکن پاکستان کی ورلڈ کپ میں آگے بڑھنے کی امیدیں بالکل ختم ہو چکی ہیں. وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے پاکستان اپنے اگلے 4 میچ جیتے اور ویسٹ انڈیز اور نیوزی لینڈ جو کہ چوتھی پوزیشن کے لیے وہ اپنے سب میچ ہارے تو پھر پاکستان سیمی فائنل تک پہنچ سکے گا. تو بہت کچھ کرنا پڑے گا، بہت کچھ ہلانا پڑے گا، آسمان میں بہت سے پہاڑ ادھر سے ادھر کرنے پڑیں گے. تھینک یو سو مچ ثاقب، ہمارے ساتھ مینچسٹر سے تھے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو. اور جس وقت بہت سے مختلف ملکوں میں پاکستانی کمیونٹی ٹی وی پہ یہ میچ دیکھ رہی تھی، امریکہ میں رہنے والے پاکستانی بھی پیچھے نہیں تھے. انجمن آپٹے ہمیں لے کے جا رہے ہیں نیو یارک کے ایسے علاقے میں جہاں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے میچ سے پہلے اور بعد میں کیا کہا انجمن آپٹے سے. نیو یارک سٹی کے علاقے بروکلن کے ایک حصے میں پاکستان سے تعلق رکھنے والوں کی بڑی تعداد بستی ہے.
पाकिस्तान और भारत के बीच वर्ल्ड कप के पहले मैच के बारे में यहाँ काफी जोश था और लोग इलाके के रेस्टोरेंट्स में देसी खाने के साथ मैच का लुत्फ उठाने पहुंचे। हमारी जो है इनके साथ इस मैच के साथ बड़ी इमोशनल अटैचमेंट है और जब से ये मैच था तकरीबन मैं कल रात से सोया भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड था इस मैच के लिए। आज मैंने इसीलिए छुट्टी भी की है। सारे काम छोड़ के जितने भी टैक्सी ड्राइवर हैं वो भी बेचारे होटलों पे बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि बच्चों को लेके अपने साथ तो ये जो मैच को जाके थोड़ा एंजॉय करें। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा तो बारिश से पड़ने वाली रुकावटों और टीम पाकिस्तान के परफॉर्मेंस से लोग कुछ मायूस भी नजर आने लगे। इनसे स्कोर चेंज ही नहीं होता। जब भी इंडिया से खेलते हैं या किसी भी टीम से बड़ी मुश्किल चेंज करते हैं। तो आज का मैच जो है ना बहुत डिसअपॉइंटिंग मैच था। माई बी दिस इज द बिगिनिंग मैचेस और आगे जाके इंशाल्लाह ताला पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी। पाकिस्तानी टीम पोटेंशियल है। लेकिन बहुत से लोगों के ख्याल में इस मैच की अहमियत सिर्फ हार जीत के तराजू में नहीं तोली जा सकती। ये जो खेल है ये भी हमारे दोनों मुल्कों को करीब लाने का एक जरिया होता है। इससे मोहब्बत बढ़ती है, भाईचारा बढ़ता है। इंडिया और पाकिस्तान के मैच को लेके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और मैं तो इंडियन अगर जीत जाते हैं तो उनको भी मुबारकबाद देता हूं, अगर पाकिस्तानी जीत जाते हैं पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि देखने वाली ये चीज़ होती है कि ये एक स्पोर्टमैन स्पिरिट है। यहाँ आने वाले चाहते हैं कि टीम पाकिस्तान अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करे ताकि फैंस को अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। और जिस वक्त पाकिस्तान की कौमी टीम इंग्लैंड में भारत का मुकाबला कर रही थी उस वक्त पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कुछ सितारे अमेरिका में क्रिकेट खेलने पहुंचे थे। अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी शोबिज़ 11 और ह्यूस्टन 11 के माबैन मैच का इनेकाद किया गया, जिसे देखने के लिए स्टेडियम में तमाशाई बड़ी तादाद में मौजूद थे। शोबिज़ 11 की क़यादत माजी के मारूफ पॉप सिंगर तहसीन जावेद ने की और उनकी टीम में थे फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद, सऊद और फरहान अली आगा जैसे बड़े बड़े नाम। लेकिन मैनचेस्टर की तरह ह्यूस्टन में भी रेन डिले होता रहा और वहां तो सिर्फ 6 ओवर्स के बाद ही तेज बारिश की वजह से मैच खत्म करना पड़ा। इस मौके पर वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए पाकिस्तानी फनकार पाक भारत मैच में पाकिस्तान की शिकस्त पे कुछ अफसरदा नजर आए। बच्चे, बूढ़े, जवान, सबके दिलों की धड़कन होती है, खास तौर पर जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है। तो आपसी कोई इख्तलाफात हों, कोई ऐसी बात हो जो डिसएग्रीमेंट पैदा करे, उन सबको भुलाकर एज ए टीम फोकस करना चाहिए, क्योंकि टीम ही जीतती है, इंडिविजुअल कभी नहीं जीतता। अभी तक हम टीम नहीं बन सकी। पाकिस्तान की जो टीम होती है इंशाल्लाह होपफुली आने वाले वक्त में बन जाएगी एक टीम। और जहाँ तक मैच का ताल्लुक है तो क्रिकेट में तो ऐसा होता है, हार एक ने तो हारना था और बारिश हो गई, लेकिन मेरे ख्याल से 200 जो भी स्कोर किया था पाकिस्तान ने, नॉट बैड। क्रिकेट हम पाकिस्तान में तो बहुत खेलते रहते हैं, लेकिन इस तरह यहाँ पे सारी शोबिस की टीम आई है, मोइन खान अकेडमी के जितने एक्टर्स हैं वो सब आए हैं, तो एक अलग फ़न है ये। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आपको सारे पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं उन सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। सब लोग काफ़ी प्यार दे रहे हैं, आप देख सकते हैं। वी आर सो हैप्पी, हम भी बहुत खुश हैं। क्रिकेट का सीज़न चल रहा है और हमारी क्रिकेट बर्बाद हो गई है बारिश की वजह से अनफॉर्चुनेटली, बट द पीपल ऑफ ह्यूस्टन आर हियर और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोग आए हमसे मिलने के लिए। नहीं हो पाया मैच, लेकिन उम्मीद करते हैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आएंगे। थैंक यू सो मच ह्यूस्टन, गॉड ब्लेस यू ऑल, बहुत खुश रहिए। तो ह्यूस्टन के पाकिस्तानियों को तो कुछ एक्साइटिंग एंटरटेनमेंट मिल गई, लेकिन ओवरऑल जो पाकिस्तान के क्रिकेट के फैंस हैं अमेरिका में जो रह रहे हैं, जैसे हमने पहले भी जिक्र किया, उनकी ख्वाहिश यही है कि जो अगले मैचेस हैं उनमें पाकिस्तान की टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाए। कप नहीं भी लेके आ सकते, लेकिन कम से कम कुछ यादगार लम्हे जरूर अपने फैंस को दे सकें। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में। और अब मिलते हैं अमेरिका में रहने वाली एक बहुत ही इंस्पायरिंग पाकिस्तानी खातून से। अमेरिका में ऐसी लाखों खवातीन हैं जो शौहर से अलहदगी या तलाक के बाद अपने बच्चों को तन्हा पालती हैं। इनमें से बेशतर खवातीन तारिकीन वतन हैं और ये उनके लिए मदद की तलाश को बहुत मुश्किल बना देता है। नुखबत मलिक आज हमें मिलवा रही हैं रोजीना मलिक से, जो तकरीबन 20 साल पहले शादी करके पाकिस्तान से अमेरिका आईं, लेकिन बच्ची की पैदाइश के 1.5 साल बाद ही शौहर ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। रोजीना आज न सिर्फ अपने पाँव पर खड़ी हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन चुकी हैं। आइए देखते हैं उनकी कहानी। एक वक्त था जब रोजीना मलिक को पश्तो के अलावा कोई ज़बान नहीं आती थी। आज वो अंग्रेजी, हस्पानवी और उर्दू रवानी से बोल सकती हैं। सोचती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर रोज़ जी और हर रोज़ मरी हूँ।
सड़क पे छोड़ा था उसने मुझे बच्ची के साथ, यहाँ पे मेरा कोई भी नहीं था। 15 साल तक मामूली मुलाजमतें करने के बाद बैंक से $1 लाख का कर्ज लेकर चंद माह पहले रोजीना ने एक रेस्टोरेंट खोला है। ये मकई की रोटी। वो YouTube से मैक्सिकन खाना बनाना सीखती हैं, लेकिन उसमें हलाल अशिया इस्तेमाल करती हैं। उनका ये खाना मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद में यकसा मकबूल है। मैं टेक्सास से हूँ और जब एक टेक्सन आपको कहे कि कहीं बेहतरीन मैक्सिकन खाना मिलता है तो आपको वहाँ जाना चाहिए, और ये टेक्सास से बाहर मिलने वाले बेहतरीन टाकोस में से एक हैं। मैक्सिकन फूड को उन्होंने स्लाइटली हमारे देसी टच के साथ ब्लेंड किया है, विच मेक्स इट अ बिट मोर यूनिक। रोजीना आज अपनी जिंदगी से मुतमईन है, लेकिन इन जैसी लाखों खवातीन अमेरिका में शौहर से अलहदगी के बाद अपने पांव पर खड़ा होने की कोशिश कर रही हैं। अमेरिका में सिंगल पेरेंट्स में खवातीन की अक्सरियत है और अमेरिकी महकमा मर्दमशुमारी के मुताबिक इनमें से निस्फ खवातीन तलाक याफ्ता हैं और अकेले अपने बच्चों की देखभाल करती हैं। रोजीना इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि तलाक की कानूनी कार्रवाई के लिए अमेरिका में एक वकील ने उन्हें मुफ्त खिदमात मुहैया की। फैसिलिटीज़ मुझे इतनी मिली है, मुझे तो लगता है इससे अच्छी जगह दुनिया में नहीं है। पाकिस्तान से मुझे बहुत मोहब्बत है, मगर मैं अमेरिका से बहुत प्यार करती हूँ। रोजीना कहती हैं कि अमेरिका से मोहब्बत के बावजूद उन्होंने अपनी बेटी की तरबियत में पाकिस्तानी होने का अंसर हमेशा मद्देनजर रखा है। मेरी माँ ने मुझे ऐसे रेस किया है कि ट्रेडिशन के साथ मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं पाकिस्तान गई हूँ, इवन दो मैं नहीं गई हूँ, यू नो। रोजीना जैसी लाखों खवातीन अमेरिका में अकेले अपने बच्चों को पालती हैं। ऐसे में खातून का तारिक वतन होना, जिसे ना तो ज़बान पर उबूर है ना ही आसपास के माहौल से वाकफियत, मुश्किलात में इजाफा करता है। नतीजा ये कि ऐसी खवातीन में गुर्बत की शरह दीगर अमरीकी ख़ानदानों के मुकाबले में ज़्यादा है। नुकबत मलिक, वॉइस ऑफ अमेरिका, मनासिस, वर्जीनिया। और आखिर में चलते हैं पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला सखर, जहां बहुत से माहीगीरों का ज़रिया मौश और उनका घर एक ही है, और वो है उनकी कश्ती। तो कश्ती पे ज़िंदगी गुजारना कैसा होता है, इसी की एक झलक लेके आई हैं सखर से किरण मिर्ज़ा आज के मेड इन पाकिस्तान में। अब्दुल कादिर मीरानी पेशे के लिहाज से माहीगीर है। वो बरसों से अपने अहले खाना के हमरा कश्ती में रह रहे हैं। इन माहीगीरों ने कश्तियों पर लकड़ी की छत और कश्तियों के निचले हिस्से में सामान रखने की जगह बनाकर उसमें रिहाइश और सफर का बंदोबस्त कर रखा है। हम किश्ती में रहते, जब बारिश आती है फिर शहर से कली लेके आए, ऊपर से लगाते, 1 दिन 2 दिन 5 दिन चलते, फिर ये बारिश हम तो मजबूर है, रात को जार पानी में लगाते, फिर जब मछली मरती है तो शहर में भेज के हम खर्चा लेते। कश्तियों में रहने वाले इन माहीगीर खानदानों का गुजर बसर मछली की फरोख्त के अलावा 150 किलोमीटर जमीनों पर खेती बाड़ी से होता है। इलेक्शन के टाइम में ये वोटर लिस्ट में ला के लेके आते हैं, लेकिन ये गर्बत के लकीर से में नहीं निकलते हैं। वोटर लिस्टों में ये आ जाते हैं, सारी दिन ये मेहनत मजदूरी करते हैं, एक मजदूरी 200 से 150 यही कमाते हैं। आज के महंगाई के दौर में इनका वही फाकों पे गुजारा है। अब्दुल कादिर और इस जैसे लातादाद माहीगीरों के बच्चे तालीम हासिल करके बेहतर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, मगर कश्ती में रहते हुए उन्हें ये ख्वाब पूरा होता नहीं दिखाई देता। हम क्लास में 4 में पढ़ते हैं, हमारे पास घर नहीं है, हम कश्ती में रहते हैं, किताब गीले हो जाती है, हमारे पास लाइट नहीं है, हम रात पर पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं बड़े होकर फौजी बनना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश ये है तो जो बच्चे हमारी पढ़ाई करते तो कोई डॉक्टर बने, कोई ऑफिसर बने, कोई तालीम करे, कोई डिग्री मिले, हम तो ये चाहते हैं। हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो ये हमारे काम में बच्चे आएंगे। पाकिस्तान में कई हुकूमतें आईं और गईं, लेकिन अब तक किसी ने इन माहीगीरों से किए गए वादों को पूरा न किया, जिसकी वजह से कई सौ खानदान कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। किरण मिर्जा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सखर। इसी के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर। ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी urdu VOA.com पर। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।